गाइस, वेलकम टू माय चैनल शांति ITDC। मैं शैलेश कुमार विश्वकर्मा आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। कहा जाता है बच्चे देश के भविष्य होते हैं। जिनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए मैं अपने सेंटर में एक कदम डिजिटल क्लासेस की ओर ले चलते हैं, जिसमें कोई भी त्रुटि हो, कोई गलतियां हों। आशा करेंगे कि आप मुझे माफ़ करेंगे और कमेंट के जरिए मुझे बताएंगे कैसा आपको वीडियो लगा। थैंक्स। कि ग्रुप डिस्कशन क्लासेज में, और कोशिश यही करेंगे कि इसके माध्यम से आप सभी लोग जो कि अच्छा से अच्छा अनुभव करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप लोग बाद में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज आप लोग जान ही रहे होंगे कि आज की डेट में आप सभी लोग इकट्ठा क्यों हुए, किस लिए हुए। आपकी GD क्लासेज हमने आपके लिए ही शुरुआत की है, जिसमें लिखा हुआ है टू द डिजिटल क्लासेज एंड GD क्लासेज, यानी आपको सामने देखना भी है और उसके बारे में समझना भी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, कुछ आप लोगों के सामने थाट रखे हुए पढ़ सकते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। आपको कभी कभी लगता होगा कि हमारे हित मित्र जो भी हैं वो बड़े दूर हैं, हम अकेले हैं। लेकिन इस चीज़ को कभी मत भूलिए कि अकेले तो हैं, बट वह अकेलापन हमारे लिए फायदेमंद है। अगर घर की सारे कार्यों को छोड़ करके अगर दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं तो नुकसान किसका होता है? मेरा होता है, क्योंकि मेरा घर का काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर अच्छे मुकाम को पाने के लिए अगर आप देश निकल गए, विदेश में निकल गए, और जिस दिन कैरियर को सेपरेट करके आएंगे फिर वही दोस्त आपका कदर करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है। अब्दुल कलाम जी ने कहा होगा कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगर सपोज कीजिए कि आपको अगर दर्द कभी ना हुआ हो तो किसी दूसरे के दर्द को आप कैसे समझ सकते हैं। इसलिए चुनौतीपूर्ण जो है कि जीवन को जीना सीखिए, सफलता उसी इंसान को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे और दिखाते हैं कि हम लोगों का सेंटर कितना वर्ष हो गया आप लोगों के माध्यम में। कितने साल हो गए? 14 ईयर। ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट आपके सामने रख रहे हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी बच्चों से कभी कभी पूछते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो उन्हें भी नहीं पता कि मेरे सेंटर का नाम क्या है। अगर हम पूछ लें आपकी वेबसाइट्स क्या हैं, तो उनको वेबसाइट के बारे में पता नहीं चलेगा, ये वेबसाइट क्या होती है। अगर पूछ लेते हैं जीमेल क्या होता है, तो शायद वो भी नहीं पता है कि हमारे सेंटर का कोई जीमेल या फिर ईमेल भी होता है। ठीक है। तो वो भी आपके सामने हमने लेकर के आया। इस तरह से शांति इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिग्री कॉलेज को जो है सॉल्ट में शांति EIT डिग्री कॉलेज के नाम से जानते हैं। इसकी जो वेबसाइट्स होती हैं www.shantiitdc.in होता है। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि www होता क्या है। आखिर वेबसाइट तो हम हाथों से भी तो लिख सकते हैं, बट जो कि www हम किस लिए करते हैं? क्योंकि www का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और वर्ल्ड वाइड वेब पर हम जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन या फिर जो भी फर्म होते हैं उसके नाम के साथ जोड़ते हैं, ताकि उसका प्रचार प्रसार या वेरिफिकेशन ये सारे पूरे देश में फैले। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी पेज होती है, ऐसी वेब्स होती हैं जो आपके पूरे विश्व को एक चादर के रूप में ढांकेंगी। यदि अगर आप अपने इंडिया को छोड़ करके फॉरेन कंट्री में चले जाइए, आपने अपना सर्टिफिकेट किसी कंपनी में लगा दिया और उसने कहा कि नहीं आपने जो है कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आए हुए, तो क्या जवाब देंगे? हमारे सर्टिफिकेट पे साइट्स हैं, उससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला काम हम इस वेरीफाई वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं, दूसरा ईमेल आईडी के माध्यम से कर सकते हैं, और तीसरा यदि कुछ है तो डायरेक्ट हम कन्वर्सेशन करके एक दूसरे से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आशा यही करेंगे कि आगे से कोई पूछे
कि इंस्टीट्यूट का नाम, वेबसाइट, जीमेल और कॉन्टेक्ट क्या है, तो आप आसानी पूर्वक बता सकें। अगला जो चैप्टर है लिखा हुआ है शांति। कई सारे बच्चों के जुबान से भी हमको सुनने को आता है कि शांति जो है सर के मिसेज का नाम वो अपने नाम पर रखवाएंगे, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं। शांति का पूरा नाम आपके सामने है, स्ट्रगल फॉर हाईएस्ट एम नेवर ट्राइड इम्पॉसिबल, अर्थात सर्वोच्च लक्ष्य के लिए संघर्ष कभी असंभव नहीं होता। यदि हम किसी भी हाईएस्ट उद्देश्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करें तो असंभव नाम की चीज़ कभी आ ही नहीं सकती, उसी को हम शांति करते हैं। और जो किसी व्यक्ति पर्सन का नाम होता है वो होता है शांति। एज लाइक दिस, छोटी और बड़ी एक ही मात्रा है। जो ये शांति होती है इंटरनल फीलिंग होती है। एज लाइक अगर आपको 1 किलोमीटर दौड़ा दें या फिर साइकिल से वॉक करा दें किसी 1-2 किलोमीटर के रेंज में, और उसके बाद अब जब स्टॉपेड होते हैं तो आपको बैठने की आवश्यकता होती है, आराम करने की आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन जब आप आराम करते हैं और जो फील करते हैं अपने मन के अंदर, वही हमारी क्या होती है, शांति। शांति नहीं, शांति होती है। शांति तो किसी व्यक्ति पर्सन का नाम हो सकता है। क्लियर? तो इसीलिए इसका पूरा नाम और सारी इसकी हिंदी भी आपको समझा दिया गया है ताकि इस चीज़ को आप कभी भूलें नहीं। अब जो है कि इन सब चीज़ को पीछे छोड़ते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दिया हुआ है कंप्यूटर का परिचय, मतलब इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब ये आप बताइए कि कंप्यूटर का परिचय से क्या आशा। अगर हम कहें कि कंप्यूटर कहते किसे, कंप्यूटर है क्या चीज़ है, तो सपोज आप तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही होगा, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जो उसके विषय में कुछ जानता ही नहीं है, या फिर जो बच्चा कम पढ़ा लिखा है उससे पूछेंगे तो आपके सामने कुछ ग्राफिक्स आएंगे ऐसे। इस ग्राफिक्स में अगर किसी से पूछा जाए तो वह व्यक्ति हमारा सीधा उंगली मॉनिटर पे रखता है ना, लेकिन यह मॉनिटर हमारा कंप्यूटर और सिस्टम नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये आपका मॉनिटर और ये आपका प्रिंटर, ये दोनों डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। नीचे दिया है कीबोर्ड एंड माउस, यह दोनों डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, कीबोर्ड यानी कि इनपुट डिवाइस होता है। रही बात हमारी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम यूनिट, यह जो सिस्टम यूनिट है इन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अगर किसी ने पूछ लिया कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, डिफाइन इट एनी शॉर्ट आंसर, तो आप उसको सिंपल शब्दों में बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके रिजल्ट को जो है आपके सामने प्रस्तुत करता है। जैसे यूजर कौन है, हम और आप हैं। हम आप यदि कंप्यूटर में कोई निर्देश नहीं दें तो फिर हमारा कंप्यूटर चलेगा कैसे? जब तक यूजर डेटा कंप्यूटर में इनपुट नहीं करता है तब तक कंप्यूटर रिजल्ट नहीं देता। देने की प्रोसेस क्या है? यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई? उसको तो हम ऐसे भी कह सकते कंप्यूटर एक मशीन है, क्यों? लेकिन मशीन जो होती है पेट्रोलियम से भी चलती है, बट हमारा जो डिवाइसेस है, हमारा जो मशीन है वो पेट्रोलियम से नहीं बल्कि वह विद्युत से चलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सिस्टम में प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। कैसे? आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। इनपुट और आउटपुट होता क्या? जब सिस्टम में यूजर, सिस्टम और यूजर समझ रहे हैं, यूजर मतलब वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता हो, उसका प्रयोग करता हो, संचालन करता हो। और कंप्यूटर क्या होता है? जो मतलब कि
डाटा को प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनपुट हमें और आउटपुट जानना है। इनपुट क्या है? जब हम यूजर क्या करता है, डेटा को कंप्यूटर में भेजता है, वह आपके इनपुट हो गए। और जब सिस्टम से यानी कंप्यूटर से डेटा बाहर निकलता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। अब वह आउटपुट हमारा एक हार्ड कॉपी के रूप में हो सकता है, किसी ध्वनि के रूप में हो सकता है, या किसी क्या बोलते हैं रिजल्ट के रूप में हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में होता क्या है? मान लीजिए हमने कीबोर्ड में अपना नाम लिखा, कीबोर्ड में अपना नाम लिखा यहाँ पे इनपुट में, तो इनपुट में जैसे डाटा को करेंगे कंप्यूटर उसे क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। अब प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे आउटपुट में मतलब वह डिवाइसेस आएंगे जो डेटा को बाहर करते हैं। तो हमें अपना नाम देखना है तो किस डिवाइस में देख सकते हैं? आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस कौन दिखाने का काम करता है? मॉनिटर करता है। तो हम कीबोर्ड से लिखेंगे, मॉनिटर में देखेंगे। तो इनपुट हुआ हमारे कीबोर्ड के माध्यम से और आउटपुट हुआ मॉनिटर के माध्यम से। अगर उस डेटा को आप ये चाहते हैं कि हमने आज जो एंट्री किया कल भी देखा, तो इसी प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ से इनपुट करने के बाद यहाँ प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के बाद आउटपुट हो रहा है। आउटपुट के पहले ही उस डेटा को हम यहाँ क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे। तो वह डेटा कंप्यूटर में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा और जब चाहेंगे तब उसे आप प्रदर्शित करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हम समझा दें आपको। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है तीन फिगर्स हैं, 3 चित्र हैं। पहला दिया है इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, दूसरा दिया है प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू, तीसरा दिया है आउटपुट डिवाइस स्पीकर। नहीं हार्ड डिस्क थोड़ा मिसिंग है, स्पीकर। अब यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों चीजें चलती हैं। तो इनपुट को कहते किस क्या है? इनपुट क्या कर रहे हैं? हम साउंड के रूप में कर रहे हैं। माइक क्या करता है? आपके पास मोबाइल है, डिवाइस है ना मोबाइल का, उसमें हमारी ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। स्पीकर भी होता है, माइक भी होता है। माइक क्या करता है? हमारी ध्वनि को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके सोर्स के पास भेजता है, यानी कि अगले के पास भेजने का काम करता है। लेकिन वही सिग्नल अगले का मोबाइल क्या करता है? उसे आउटपुट ध्वनि के रूप में स्पीकर के माध्यम से बाहर करने का काम करता है। तो इसके बीच में क्या है? प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग क्या है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी चाहे इनपुट हो या फिर वह आउटपुट हो, इन दोनों के क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम किसने किया? सीपीयू ने किया। आई होप यू क्लियर। कोई प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आपने कंप्यूटर जाना, कंप्यूटर का परिचय लिया, अब थोड़ा सा और डेवलपमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमें बताया है कंप्यूटर के जनक कौन है, हुज डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज है, आपने नाम सुना था, आज उनका दर्शन भी कर लिए। अब इसमें ये भी समझ लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ 1791 ईस्वी और मृत्यु काल जो हुआ है आपका 1871 ईस्वी में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने थोड़ा सा टॉपिक्स दे रखा है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी है ना विदेशों की, तो अंग्रेजी से कोई शब्द नहीं लिया गया है। इसकी वजह यह है कि अंग्रेजी भाषा है, उसकी तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित होती है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी कि एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा शब्द कंप्यूट को लिया गया है। यही लैटिन भाषा कंप्यूट से हमारे कंप्यूटर का नाम पड़ा हुआ है, जिसका आविष्कर्ता कौन है? चार्ल्स बेबेज। अब यहाँ पे आता है कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता क्या है? गणना करना। और कंप्यूटर करता क्या है? गणना ही तो करता है ना। इसलिए जो है कि इसमें लैटिन भाषा का ही प्रयोग किया गया। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। अब ये बताइए, हिंदी हमारे सामने आ गया। हिंदी 2 तरह की होती है, पता है कौन कौन? एक सामान्य हिंदी होती है और एक होती है साहित्यिक हिंदी।
जो सामान्य हिंदी होता है वह होता है छोटे शब्दों को बड़े में विस्तारित करना। जैसे आपके हाई स्कूल इंटर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें लिखा गया होगा कि इस वाक्यों का 150 शब्दों में व्याख्या करें, या इस वाक्य का 150 शब्दों में व्याख्या करें। वो क्या है? यह सामान्य हिंदी है। और वही चीज़ें अगर हम लिटरेचर में चले जाते हैं, साहित्यिक हिंदी में चले जाते हैं, तो क्या होता है? एक बड़ा सा संदर्भ दे देगा, पैराग्राफ दे देगा और उसको बोलेगा 2 से 3 शब्दों में इसे व्याख्या। अब कौन सा शब्द होगा जो इतने सारे वर्ड को लेकर के चलेगा? क्लियर है? अगर हम ज़्यादा हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं और उसी को अंग्रेजी में कर दिया है तो 2 लाइन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो छोटे से बड़ा करना सामान्य हिंदी और बड़े से छोटा करना लिटरेचर हिंदी, साहित्यिक हिंदी। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हम शुरू से टॉपिक इसलिए किए हैं क्योंकि यह क्लासेज हर सैटरडे को चलेगा, तो जो बच्चे सीनियर हैं उनके लिए रिवीजन और जो नए हैं उनके लिए स्टार्टिंग। अगर 20 से हम शुरू करें तो जो नए बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर सैटरडे को एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पे, आप ही लोगों के। क्लियर है? तो फिलहाल आप समझेंगे आज कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपके सामने रहा। जैसे कि हमने भी आपको लिखवा दिया था COMPUTER, और मैंने उस वक्त भी बताया था कि यह आवश्यक नहीं है कि जो हमने लिखा है वही परम सत्य है। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी वर्ड आते हैं जिनका कुछ अर्थ निकले, आप खुद उसके बारे में लिख सकते हैं। कुछ वर्ड हमारे भी होंगे और कुछ वर्ड अलग से भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसमें आप तीसरा आप खुद अपने मर्जी से भी इसको दे सकते हैं। जैसे C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। इससे संबंधित आप भी दे सकते हैं, बट दिमाग में मत रखना C फॉर कॉमन है, हमने कंप्यूटर लिख दिया, आपका लिख दीजिए, तो लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होता। अब यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर आप पढ़ते हैं तो उसके मध्य में आपको जानना होगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। कुछ भाग रख करके हमने आपके सामने सक्षम किए हैं ताकि आप उसे समझें और उससे रिलेटिव जितने भी अन्य भाग हैं आप उसको अपने आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो कुछ हमने रखा है, जैसे कि आपके सामने पहला प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर एंड कीबोर्ड, माउस। ये सभी क्या हैं? यानी कंप्यूटर से जुड़े जितने भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो सभी कंप्यूटर के ही भाग होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोसेसर के विषय में क्या जानते हैं? प्रोसेसर को ही हम CPU के नाम से जानते हैं, और CPU करता क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, रिजल्ट, ये सारा कंट्रोलिंग का काम हमारा CPU ही करता है, जो एक प्रकार की चिप IC होती है जो आपके कंप्यूटर के मेन बोर्ड में लगी होती है, जिसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं मदरबोर्ड। क्लियर? मदरबोर्ड होता क्या है? एक सिलिकॉन धातु का बना होता है जिसमें हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसा क्यों इसका यूज किया जाता है? क्योंकि इसी में हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सुसज्जित रहते हैं, जैसे आपके डायोड है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, तमाम तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी। मेमोरी जब बेसिक आप करेंगे आगे चल करके इसका भी विस्तारित होगा। मेमोरी कई तरह के होते हैं, रैम, रोम, रीड ओनली, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तमाम तरह के। और नेक्स्ट है इसमें हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का क्या महत्व? इसमें हम स्टोरेज करने का काम करते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि जो भी डाटाएं हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वह सब के सब हम खत्म कर दें, समाप्त कर दें। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती है जो हम कंप्यूटर में रखना चाहते हैं आगामी दिन के लिए, फ्यूचर के लिए, तो वह डाटा हम रखेंगे कहाँ? हार्ड डिस्क में रखेंगे। यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के रूप में पाए जाते हैं या फिर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया देखिए मॉडेम। शायद आपने सैटरडे का क्लास किया होगा तो मॉडेम का नाम लिखाया गया होगा, लिखे हैं? मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यह एक ऐसा डिवाइसेस होता है
इस समय तो फिलहाल आप लोग जो कि हॉटस्पॉट का यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं। जब ये सभी सिस्टम नहीं थे हमारे समय में, तो मॉडेम के जरिए हम कंप्यूटर को इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, यह एक USB के भांति होता था और इसमें हम सिम कार्ड का यूज़ करते थे, जो आप मोबाइल में बात करने के लिए यूज़ करते हो। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा साउंड कार्ड है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, OCR, VCR, MICR, तमाम तरह के ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जो सभी कंप्यूटर के ही भाग होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? चलिए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप मेरी विशेषता बताइए, हर एक व्यक्ति का, हर एक डिवाइसेस का, हर एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ न कुछ हानियां होती है। होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह से यदि मान के चलिए हम पूछ लिए आपसे कि बाबू आप मेरी बताओ कि 2-4 लाभ बता दो या फिर 2-4 हानियां हमसे बता दो, हमारी क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां हैं। तो शायद विशेषता तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कमियां बोले तो जरूर बोल देंगे, नाक टेढ़ा है तो आँख छोटा है तो मुँह पचका है, जो भी है। होता है ना ऐसा? नहीं होता है, मानो इसको। ठीक है, तो हमारी कंप्यूटर भी जब आविष्कार हुआ तो कुछ लाभ हुए तो कुछ हानि हुआ। अब मान लीजिए कंप्यूटर के समय में देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि पोस्टमैन का नौकरी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। डाटा को इधर से उधर पहुंचाने का काम कौन करता था? पोस्टमैन करता था। आजकल क्या हुआ, पोस्टमैन को घर बैठा दिया गया, ईमेल का जमाना है। अगर पोस्टमैन हमारा 4 दिन में काम करता है तो ईमेल 10 सेकंड के अंदर काम करता है। तो ये कंप्यूटर के यदि लाभ मिल रहे हैं तो कुछ हानियाँ भी मिल रही है ना? तो फिलहाल हम कंप्यूटर के केवल विशेषताओं को जो कि प्रदर्शित करेंगे आपके सामने। कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं आपके सामने, स्पीड है, एक्यूरेसी है, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी है, इंटेलिजेंसी है, ऑटोमेटिक है और प्राइवेसी, रिटेंशन और वर्सेटिलिटी। ये सभी होती क्या है? स्पीड के बारे में आपने जाना होगा कि कंप्यूटर जो है बेहद फास्ट जो है कि काम करने वाला डिवाइस है, सबसे अधिक तेज काम करने वाला डिवाइस है। अगर आपको हम कहते हैं कि आज दिन भर जो भी आपने कार्य किए उसका एक लिखित पत्र बनाइए और दिल्ली सुबह तक पहुंचा दीजिए, क्या करेंगे? आपको रात भर ट्रेवलिंग करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की अगर मदद ले लें तो पूरा दिन का क्या, पूरे महीने का रिकॉर्ड बना लीजिए और दिल्ली भेजना तो महज 5 सेकंड के अंदर वो डाटा हमारे दिल्ली पहुंच जाएगी। यह क्या है? कंप्यूटर की गति है। अगर आपको हम बोल देते हैं कि 65,536 में 256 से गुणा कर दीजिए, लगा देंगे 2 मिनट। कंप्यूटर में इनपुट करने में जितना टाइम लग गया है, रिजल्ट सेकंड के 100वें भाग में आपको दिखा देगा। सेकंड से भी छोटा सेकंड होता है ना, क्या होता है? नैनो सेकंड होता है, यानी कि 100वें भाग के अंदर ही आपको दिखा देना है। जितना टाइम आप लिख लीजिए यूज करने में, है ना? दूसरा, यहाँ पे आपको सामने देते रहेंगे, देखते रहिए। गति हो गया। दूसरा आपके सामने आ रहा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती क्या है? शुद्धता। अगर हम अपने कॉपी पर अपने कलम से अगर कुछ वर्ड लिखते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां मिल जाएगा ना, कई मात्राएं गलत हो जाएंगी। हो सकता है 5 × 5 = 10 होते हैं, हमने 12 लिख दिया। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी सिस्टम कभी नहीं होती। अगर हुआ भी तो किसी न किसी वायरस के माध्यम से हो सकता है, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं कर सकता। जैसे कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत अधिक है, प्रत्येक गणना समान सटीकता यानी एक्यूरेसी के साथ की जाती है। कभी कभी वायरस के कारण कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती हैं। वायरस कब आता है कंप्यूटर में या मोबाइल में? जब हम कंप्यूटर और मोबाइल को इंटरनेट सर्विस से कनेक्टिविटी कराते हैं तो वायुमंडल में जो वायरस होते हैं उस सिग्नल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तीसरा, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आपको हम कह दें कि आज के दिन में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसे चौथे दिन आपसे हम पूछेंगे, आपको सच सभी चीजें बतानी है, A to Z 100%। आप बता देंगे?
नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर बताने की भी कोशिश करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड से बाहर हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, जितनी भी चीज़ें हम कंप्यूटर के सामने लोड कर दिए, आप 10 दिन या 10 वर्ष बाद भी अगर ढूंढेंगे और सिस्टम हमारा सही रहा तो सारी डेटाएँ आसानी पूर्वक हमारे सामने निकल जाती हैं। साथ ही साथ अगर किसी डाटाओं को अगर हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे पूरे गांव का नहीं पूरे विश्व का डाटा उसमें रखना चाहते हैं, तो एक रजिस्टर में आप लिखेंगे शायद गांव का भी ना आए, अगर बड़ा गांव है तो एक रजिस्टर में भर जाए। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइसेस होते हैं जिसमें पूरे विश्व की जनगणना करना हो तो आसानी पूर्वक हम उसमें कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे दिया है परिश्रम, डिलीजेंस, मतलब क्या है, अगर आप घर से साइकिल चला करके स्कूल चले गए, स्कूल से कोचिंग चले गए और कोचिंग के बाद चले आए मेरे पास कंप्यूटर पढ़ने, आप 2-4 शब्द अगर खड़ा करके पूछ दिया तो जरूर कह देगा सर जी अब बैठ जाएं, क्यों, आप तो बहुत थक गए, क्योंकि आपने दिन भर स्ट्रगल किया है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइसेस है जिसमें कभी थकने का नाम लेता ही नहीं, इसे कंटिन्यू हम कई घंटों तक लेकर के साथ में काम कर सकते हैं, या कभी कहेगा नहीं कि हम थक गए मुझे बंद कर दिए। क्लियर है? इसमें दिया है कंप्यूटर कभी भी न थकने वाला एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला है, यह बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है, यानी बिना कुछ आपको कंप्लेन किए हुए सुने बच्चों पूरा सही ढंग से आपको सामने काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दिया ऑटोमेटिक प्राइवेसी रेपिटेशन। ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि देखिए आपके सामने संभव सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जब मुझे दूसरी चीज़ें चाहिए एक बटन क्लिक कर रहा है ऑटोमेटिक को सामने आपके ला करके रख देगा, मुझे ऐसा नहीं इसको सरका करके हटा दो फिर दूसरा हटा दो, है ना, तो ये ऑटोमेटिक काम करने वाला है। आपने एयरप्लेन में कभी सफ़र किया है? एयरप्लेन जब हमारी जो है कि उड़ान भर लेती है और आकाश में पहुंचता है, तैरता जब है, तो उसके जो पायलट होते हैं कभी कभी तो ऐसा होते हैं कि वो ऑटोमेटिक मोड में डाल करके सो जाते हैं, वो प्लेन ऑटोमेटिक चल रही है, यानी उसमें प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपको कहाँ से कहाँ तक कब तक रेस में चलना है, वो ऑटोमेटिक चल रही है, हमको चलाने की जरूरत नहीं है, तो उसे कहते हैं ऑटो मोड। उसी तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में MP3 सॉन्ग लगा दीजिए, वीडियो लगा दीजिए, मूवी लगा दीजिए, एक बार प्ले करके कुर्सी पर बैठ जाइए, आप सो जाएंगे वो चलता रहेगा, वो क्या है, ऑटोमेटिक है, जो स्वचालन की प्रक्रिया दिखाती है। दूसरा प्राइवेसी, उसे हम कहते हैं गोपनीयता। आपने वर्ड में पढ़ा होगा किसी डाटा को सुरक्षित रखना है तो कभी कभी क्या करते हैं पासवर्ड लगा देते हैं, हम कहते हैं कि चलो आप भी पासवर्ड लगाना हम भी पासवर्ड लगाएंगे, जब तक दोनों लोग जो है कि नहीं डालेंगे तब तक फाइल नहीं खुलेगी, ये भी संभव है। तो इसी को हम कहते हैं प्राइवेसी, सिक्योरिटी या फिर गोपनीयता। क्लियर है? नेक्स्ट है पुनरावृत्ति, रेपिटेशन। क्या कह रहा है, कंप्यूटर को एक ही बार निर्देश देकर एक ही तरह के कई बार कार्य तथा न्यूनतम समय के लिए कराया जा सकता है। अगर आपको कह दें कि 108 बार अपना नाम लिखिए कापी, तो अगर 108 बार लिखना है तो हो सकता है 10 बार तो उसे गिनने में लगा देंगे कितने बार हो गए, होता है। लेकिन कंप्यूटर को बस एक नंबर डालना है कि इतनी बार आपको रिपीट करनी है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस चीज़ को रिपीट करता चला जाता है। जैसे आपने वर्ड में लिखा अपना नाम, उसको कॉपी कर लिए, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+C का कर लिए, अब C करने के बाद V करते रहिए, ऑटोमेटिक आपका प्रिंटिंग करता रहेगा। ये होता है पुनरावृत्ति, यानी एक ही बार कार्य को कई बार दोहराना, पुनरावृत्ति, रेपिटेशन का। तो समझ में आया? नेक्स्ट दिया है विविधता। ये क्या होता है, यानी कि अलग अलग आपके सामने जो भी कुछ थियरी है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को बता देते हैं। विविधता का मतलब ये होता है कि एक ही कंप्यूटर आपके सामने कई रिजल्ट को एक साथ दे सकता है, यानी कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मतलब क्या, एक व्यक्ति एक समय पर कंप्यूटर पर बैठ करके अनेकों कार्यों को कर सकता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, एक ही कंप्यूटर पे कई लोग बैठ करके कई अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। आप
बैठ गए, वर्ड भी ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, फोटोशॉप, एमपी3 तमाम तरह के सॉफ्टवेयर ओपन करके काम कर रहे हैं। ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। एक ही कंप्यूटर को कई डेस्कटॉप से जोड़ दिया बैंकिंग वगैरह सिस्टम में, तो वहाँ क्या होता है, मैनेजर भी चला रहा है, कैशियर भी चला रहा है, बड़े बाबू भी चला रहा है, यानी एक ही कंप्यूटर को सब ऑपरेट कर रहे हैं, एक ही सॉफ्टवेयर। तो ये होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में एक व्यक्ति अनेकों कामों को कर सकता है, अलग अलग काम कर सकता है, या फिर एक ही कंप्यूटर पे अलग अलग लोग बैठ करके अलग अलग काम को कर सकते हैं, जिसे हम वर्सेटिलिटी कहते हैं। अब तीसरा चैप्टर आपके सामने है। तीसरा है बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। तो बूटिंग पे तो ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, बट आज की डेट में थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे इस चीज़ पर कि बूटिंग होता क्या है। क्या है बूटिंग? कंप्यूटर का पावर बटन, कंप्यूटर को चालू बंद करने के लिए बटन होते हैं, उसको बंद करने से लेकर सिस्टम के उपयोग करने तक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो हम बटन को प्रेस करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग करते हैं। मतलब बूटिंग में सिस्टम सभी हार्डवेयर और इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर को जांच करेगा और उन सभी फाइलों को लोड करेगा जो सिस्टम को चलाने की आवश्यक होती है। अगर उस बटन को हम प्रेस कर दिए कंप्यूटर में तो सिस्टम को करेगा क्या? जितने भी उससे जुड़े हुए सॉफ्टवेयर हैं, उससे जुड़े हुए हार्डवेयर हैं, सबको चेक करेगा और उनको एक साथ लेकर के आगे बढ़ करके आपके सामने सिस्टम को खोल करके रख देगा कि वो कार्य करने के योग्य हम उसे कर सकते। ठीक है। अब यह जो बूटिंग होता है यह मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला जो बूटिंग होता है कोल्ड बूटिंग होता है और दूसरा जो होता है वार्म बूटिंग होते हैं। कोल्ड बूटिंग से हम समझ सकते हैं कि यह है क्या। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, मतलब सिस्टम जब पूर्ण रूप से शट डाउन होता है, कंप्लीटली शट डाउन होते हैं और मेन पावर को ऑन करके सिस्टम को जब हम चालू करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वही चीजें अगर वार्म बूटिंग आ जाए तो वार्म मीन्स क्या होते हैं? गर्म, मतलब कि सिस्टम चल रहा है, किसी कारणवश चाहे बिजी हो गया, हैंग्स हो गए, उस कंडीशन में पुनः चालू करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये बूटिंग भी आपने जान लिया कि सिस्टम को जब ऑन ऑफ करते हैं तो उसको बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग हमारे दो तरह के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगला आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यही टॉपिक आपका लास्ट है जिसे आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि सारे टॉपिक एक साथ हम लेकर चलेंगे तो माइंड से बाउंस कर जाएगा। ठीक है। तो फिर आप जनरेशन को अच्छे समझना है। जनरेशन होता क्या? जनरेशन मीन्स होती है पीढ़ी, और पीढ़ी का मतलब किसी भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट यदि है तो उसके प्रोडक्शन डेट से लेकर के एंडिंग डेट तक, एक्सपायरी डेट तक उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यानी पूरा यह 1 साल जो उसका कलम या फिर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पीढ़ी करते हैं। अगर व्यक्ति को ले लें तो उसके जन्म काल से लेकर के मृत्यु काल तक, तो इतने में भी तो परिवर्तन हुए। बचपन काल हुआ, फिर से जो युवावस्था हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ, ये सभी क्या है? परिवर्तन हुए। इन्हीं सब परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनरेशन कहते हैं। अब जनरेशन किसके साथ जोड़ना है? मनुष्य के साथ जोड़ना है, डिवाइसेस के साथ जोड़ना है। हमने यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ जोड़ना है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है जब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और आज तक के समय में जितनी बार बदलाव किए गए हैं उसी को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। यह जो जनरेशन है 5 प्रकार के, जिसमें पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी क्या है, कब से है कब तक। एक चीज ध्यान रखिएगा, विश्व में जितने भी रिसर्चर होते हैं किसी ने उस चीज को देखा नहीं। हम पढ़ा रहे हैं, हम भी देखे नहीं, बट उस चीज को रिसर्च किया गया है, उसी को देखा गया है, उसी को पढ़ा गया और वही चीजें पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे जैसे पब्लिकेशन हमारे सामने आते रहते हैं वैसे सेशन में डिफरेंसिंग मिलती रहती है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके कार्य करने के सिद्धांत हैं, वह सब नहीं बदलते।
ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या है। 1946 से 1959 ये प्रथम जनरेशन कंप्यूटर का जो है टाइम अंतराल होता है, समय अंतराल होता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब स्पष्ट देख लीजिए, यही वैक्यूम ट्यूब है जो कंप्यूटर के अंदर लगाए जाते हैं। यह काफ़ी हाई पावर वोल्टेज लेता था और एक नहीं लगभग 1800 वाट या उससे भी अधिक का प्रयोग किया जाता था एक कंप्यूटर में। और उस समय क्या होता था, यह अधिक जो है कि पावर लेने के कारण जो है कि अधिक उष्मा भी उत्पन्न करते थे। उष्मा मतलब गर्मी, उसकी हीटिंग पावर जो होती थी। अब ये क्या होता था, जब सिस्टम बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाता, हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था, तो ये काम करने की जो क्षमता होती थी वह कम हो जाती थी। जब ये गर्म होगा, काम करने की क्षमताएं कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसमें केवल वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। उस समय के जो कंप्यूटर थे, सामान्य जो है एक कंप्यूटर जो है एक कमरे में बराबर कर रहा है, जहाँ पर बन गया वहीं पर वो रह जाता, वहाँ से कोई हटाता नहीं था। ये प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े आकार के होते थे, कार्य क्षमताएँ कम होती थी, गर्म होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी। ये सभी टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हमारे सामने समस्याएं होती हैं तो उसमें जो है उसका निदान करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। अब निदान क्या होगा कि उस टेक्नोलॉजी को हटा करके सेकेंड जनरेशन आपके सामने रखा गया। अब सेकेंड जनरेशन आ गया 1959 से 1965। अब इस जनरेशन के जो भी कंप्यूटर हमारे थे उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। यह ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में 3 पिन्स होते हैं और ये आपके कंप्यूटर के इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए यूज किए जाते थे। अब वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की साइज को देखिए, वो बहुत बड़ा होता था और ये काफ़ी छोटा होता है। और वैक्यूम ट्यूब जब निकल जाएगा तो स्थान बचेगा ना, तो कंप्यूटर को सिकुड़ करके छोटा बनाया गया और ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गया आपके टेबल पर। लेकिन गर्म होने की समस्याएं पहले से कुछ कम हुआ, तो कार्य करने की क्षमता पहले से कुछ ज़्यादा हुआ। ज़्यादा कम नहीं हुआ और ना ही ज़्यादा अधिक हुआ, बट ये कि कुछ कम हुआ कुछ अधिक हुआ। क्या कम हुआ? हीटिंग पावर कम हुआ और कार्य क्षमता बढ़ गई। उसके बाद जो है कि तीसरा जनरेशन आपके सामने है, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन था 1965 से 1971। अब 1971 में जो जब आया तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ आईसी का हो गया। अब आईसी को बनाने वाले कौन है? जैसे हमने आपको बताया JSKilby, यहाँ पे जे के किल्बी हो गया। इन्होंने इस आईसी का आविष्कार किया। अब जब ये आईसी लग गया तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा कंप्यूटर का जो आकार था काफ़ी छोटा हो, और आकार छोटा होने के साथ साथ जो है उसकी हीटिंग प्रॉब्लम भी पहले से कम हो गया। अब जब हीटिंग प्रॉब्लम कम हुआ तो कार्य करने की क्षमता ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने लगी, बढ़ने लगी। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है आईसी टेक्नोलॉजी यूज हुई और इस टाइप के कंप्यूटर हमारे सामने प्रदर्शित होने लगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब थर्ड कंप्यूटर में देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे मॉनिटर दिख रहा है, ये मॉनिटर आपका टोटली ब्लैक एंड व्हाइट था। उसमें विंडोज बेस का आविष्कार नहीं हुआ था, केवल डॉस बेस का यूज हुआ था। और MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम एक समय में केवल एक ही काम करते थे, एक यूजर एक ही कंप्यूटर का प्रयोग कर पाता था, ठीक है। इसमें कोई भी हम जो कि कई डिवाइसेस का यूज नहीं कर पाते थे। ये हमारा केवल कैरेक्टर लिखने, फाइल फोल्डर बनाने के काम में ही आया करता था। इस जो कि जनरेशन के कंप्यूटर में आपके सामने जो कि लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अगर कोई पूछ लेता है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो आप बता सकते हैं फोल्ट्रान सेकेंड से लेकर 4 तक, कोबोल, पास्कल, एलन फर्स्ट, बेसिक, एल्गोल 68 इत्यादि। ये सभी लैंग्वेज हैं, भाषाएं जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती थी।
लेकिन अगर पूछ लेता है कोई कि उस समय के जनरेशन के कंप्यूटर का नाम बताइए, जो हमारा थर्ड जनरेशन है उस समय कंप्यूटर का नाम क्या क्या दिया गया, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर एंड IBM 370। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस टाइप के हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। लेकिन जब एक चीज देखिए, जब किसी भी चीज़ के रिसर्च पर हमें सफलताएं मिलती रहती हैं तो यही होता है कि कितने हद तक हम सफलता पाते। अगर मान लीजिए आप अपना घर बनवाते हैं, जमीन से फाउंडेशन करवा रहे हैं, अगर पीछे पीछे बजट पास हो रहा है तो यही सोचेंगे कि यार 1 मंजिला है, 2 मंजिला कर लो, 3 मंजिला कर लो, 3 मंजिला पे आप घर बनवा सकते हैं। लेकिन अगर बजट पीछे से फेल होता गया तो सोचेंगे लाओ ट्रेन में रख के काम चला लेते हैं, होता है ऐसा। तो ये सभी हमारी सफलता और असफलता पे डिपेंड करती है, लेकिन प्रयास हमेशा जारी होता है। प्रथम जनरेशन, द्वितीय और तृतीय जनरेशन में अगर हमने स्ट्रगल किया तो हीटिंग प्रॉब्लम कम होती गई, आकार कम होता गया और हमारी कैपेसिटी स्टोरेज का है वो बढ़ता चला गया। तो हमने चले गए चौथी जनरेशन आपको, जो चौथा जनरेशन था आपके सामने 1971 से 1980 में आया। अब 1980 में जो आया इसमें जो है IBM का कंप्यूटर आ गया। IBM के कंप्यूटर में जो है VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसे हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होगा, पहले, दूसरे और तीसरे की अपेक्षा कार्य करने की गति काफी फास्ट हो गई, ठीक है। और जो है इसमें यह देखा गया कि पहले, दूसरे, तीसरे की अपेक्षा आकार में भी काफी परिवर्तन हो गया और इसका वर्किंग जो सिस्टम हुआ काफी फास्ट हो गया, जिसे स्मॉल एंड फास्ट के नाम से, यानी छोटा और तेज। सबसे छोटा भी हो गया और तेज भी हो गया, किसकी बदौलत, हीटिंग प्रॉब्लम की वजह से। अगर इसमें हम पूछ लेते हैं कि इसमें लैंग्वेज कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, जैसा कि थर्ड जनरेशन में हमने पूछा, तो इस जनरेशन में C++, DBase इत्यादि लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी ने प्रश्न किया कि फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर के नाम बताइए कि कौन कौन से कंप्यूटर थे चौथे जनरेशन में, क्लियर है। तो चौथे जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर है वह जो है आपका डेक 10 स्टार 1000 PDP 11 क्रेव फर्स्ट, जिसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन का है तो आप क्या बताएंगे, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का। उसके बाद ये हमारे सामने आता है फिफ्थ जनरेशन आपका। अब देखिए पहले जनरेशन के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में कितना अंतर, काफी स्मार्ट दिख रहा है ना। तो ये 5वें जनरेशन का कंप्यूटर है और 5वें जनरेशन में सबसे बड़ी विशेषता ये सामने आ गई कि ये फुल जो है 1980 से आज तक के डेट में 5वां जनरेशन चला। अगर आपसे कोई कहते हैं कि ये 11th जनरेशन का कंप्यूटर है तो कभी भी उसके ध्यान से मत आइएगा, क्योंकि आज तक किसी 6th जनरेशन का कंप्यूटर बना ही नहीं। जनरेशन बना, इसके अंदर जो माइक्रो चिप लगते हैं, जो प्रोसेसर होते हैं, उसका जनरेशन बदलता है। तो उसको लोग कहते हैं कि 10th जनरेशन 11th जनरेशन, लेकिन खरीदने वाला और जानने वाला व्यक्ति का काम 10th जनरेशन का कंप्यूटर नहीं। लेकिन आपको जानना है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, जनरेशन का आविष्कार केवल जो कि फर्स्ट से लेकर 5th तक हुआ है और 5th का ही कंप्यूटर आज भी हमारे समय में है। उसके बाद कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ, किसी टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेसर होते हैं, जो कार्य करने की क्षमताएं होती हैं, उसी को बदल करके जनरेशन हमारा बदलता चला गया। 5वें जनरेशन में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी फास्ट, काफ़ी तेज हो गया और इसमें जो था ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये क्या किया, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से बहुत ही फास्ट हो गया। इसमें AC की रिक्वायरमेंट नहीं रही कि इसको कूल किया जाए, AC वाले रूम में रखा जाए। ये ऑटोमेटिक कई घंटों तक बिना किसी प्रॉब्लम का चल सकता है। इंटरनेट सर्फिंग भी काम किया जा सकता है। सारे वर्किंग प्रोसेस इसमें फुल्ली कंप्लीटेड होते हैं।
इसमें जो है कि आप रोबोटिंग भी कर सकते हैं, गेम प्लेइंग भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ये सभी हमारे 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में खास विशेषता है। और लास्ट जो विशेषता है वह होती है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम शॉर्ट में AI के नाम से जानते हैं। AI जो होता है, अगर कहते हैं कि कंप्यूटर जानने और पहचानने की क्षमता भी रखता है। जैसे अगर आपको हमारे सामने आते हैं और बोल दिया कि फला यह व्यक्ति है, और फिर तीसरे व्यक्ति को कहा कि वही फला, तो हम मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि राम राम है, रोहन रोहन। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी आपके डेटा को कैप्चर कराया जाता है। डेटा मतलब क्या? अगर आपका बायोमेट्रिक सेंसर इसमें काम किया हुआ है, आपका जो सिक्योरिटी कोड है जिसे आप आधार नंबर कहते हैं, पैन नंबर कहते हैं, पासपोर्ट नंबर कहते हैं, ये सब क्या है? आपकी एक सब सिक्योरिटी कोड है जो आपके कंप्यूटर की अलग अलग पोर्टल पे आपकी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखा गया। उस सिक्योरिटी कोड को कंप्यूटर में यदि हम इनपुट करते हैं और वहाँ पे हम अपना फिंगर लगाएं तो कंप्यूटर पहचान लेगा? वो सीधे बोलेगा एक्सेसिबिलिटी नहीं, हम इसको नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की सबसे खास विशेषता है यही क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे और आपकी तरह सोचने और समझने की क्षमता रखता है कि फला व्यक्ति कौन है। क्लियर है? चलिए, अब इस समय का जो फर्स्ट से लेकर 5th तक है, आपके सामने एक डायग्राम रख दिए हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट से लेकर 5th तक ये सारे टेक्नोलॉजी के प्रयोग हुए हैं। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI और 5th में ULSI। ये सभी टेक्नोलॉजी के नाम हैं जो मैंने आपको पहले भी रिपीट करा दिया है, बट आज डिजिटल क्लासेज होने की वजह से ये सारी चीज़ों को आपको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इस समय का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये आकार होते हैं, यही होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और इसी को हम CPU के नाम से जानते हैं। यही होता है माइक्रो प्रोसेसर। एज लाइक माइंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपके शरीर में जो मस्तिष्क कार्य करता है वही कंप्यूटर में ये माइक्रो प्रोसेसर का काम किया करता है। अब ये आपके 5th जनरेशन के यानी कि आज के आधुनिकरण का लेटेस्ट वर्जन जो भी आते हैं, ये माइक्रो चिप होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। यही होते हैं जिसे हम Core i3, Core i5, Dual Core, P3, P4 इत्यादि के नाम से इसको हम जानते रहते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर का जो है लास्ट एंडिंग चैप्टर था आज के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और फिर जो है कि इसी तरह के नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले सैटरडे को मिला जाएगा।